नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। और व्यूअर्स, दिल्ली का चुनाव बन गया। जी हां, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में कूद पड़े हैं अब राहुल गांधी। बड़े दिनों से इंतजार हो रही थी, अब आएंगे अब आएंगे। अरे अब तो विदेश से भी लौट आए, कब आएंगे? और राहुल गांधी आ गए। कल उनकी पहली रैली हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को ये बात, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि समझ में आ गई, आती ही होगी, लेकिन किसी वजह से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में थोड़े अनइंटरेस्टेड से थे। नहीं भाई चलो केजरीवाल, अरे नहीं भाई हमारा इंडिया गठबंधन है, अपना ही साथी है। लेकिन अब लग रहा है कि भाई नहीं, चुनाव लड़ना होगा। ये दिल्ली 15 साल आपने बनाई, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, बीजेपी का तो सूखा बड़ा लंबा आपने कर दिया था ना। और उसके बाद फिर केजरीवाल जी को आप ही लेकर के आए, आप ही ने समर्थन से पहली सरकार भी दिला दी। और उसके बाद केजरीवाल जी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब केजरीवाल जी ने लेकिन लिहाज नहीं रखा है बहुत ज़्यादा। अगर आप सोचें कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा नहीं है। वही गुजरात में वो चुनाव लड़ने जाते हैं, गोवा में वो चुनाव लड़ने जाते हैं, हरियाणा में वो चुनाव हरियाणा में वो चुनाव लड़ते हैं, तो हिमाचल में, तो सब जगह जहां पर कांग्रेस पार्टी को खरीदने के लिए जमीन थोड़ी सी चाहिए होती है आम आदमी पार्टी को, कहां जाएं तो वो कांग्रेस की जमीन पर जाते हैं। तो अब इस बार पे बैक टाइम है और राहुल गांधी मैदान में आ गए। तो आज हम इसकी बात करेंगे व्यूअर्स आपसे। हमारे साथ मेहमान आज के विनोद अग्निहोत्री सर आ चुके हैं। प्रोफेसर सर बहुत स्वागत आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। और हमारे साथ अनंत विजय जी सर, बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक चौरसिया साहब आज लाइव एंट्री करेंगे शो में। सर बहुत स्वागत आपका। आइए सर आराम से प्लीज बैठे सर। आज तो दीपक लगता है कुंभ से आ रहे हैं। दीपक जी कुंभ में ही रह रहे हैं आजकल सर ये। तो और दिल्ली में का इतना बड़ा आयोजन है, सही बात। हाँ नहीं, लेकिन आप तो आस्तिक आदमी है ना सर? बिल्कुल आस्तिक आदमी है। नहीं, क्योंकि मैंने वो देख लिया वीडियो केजरीवाल जी का। पहले उस एक वीडियो आ रहा था, मैं कह रहा है मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं नास्तिक था। फिर अभी शायद अभी का हाँ था, मैं नास्तिक था। और अब उन्होंने कह रहे हैं मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त था। ये तो कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हैं। नहीं तो नास्तिक कब थे? उनको 2020 के चुनाव में हनुमान चालीसा याद आई थी, भूलिए मत सौरभ। पहली बार उन्होंने 2020 के चुनाव में हनुमान चालीसा पढ़ा। गजब है सर। कल तो एक धार्मिक चैनल पे हनुमान चालीसा पढ़ा है उन्होंने। अच्छा हाँ, किस पर? अपने कार्यक्रम का आरंभ भी किया उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के। श्री गुरु चरण सरोज रज यहाँ से शुरू किया उन्होंने। गजब गजब गजब। तो अब नास्तिक नहीं थे, मतलब कभी नास्तिक नहीं थे? नास्तिक कोई हो भी नहीं सकता। भारत जैसे देश में राजनीति है, उनको आस्तिक नास्तिक सुविधानुसार बनाते रहती है। अब सर राहुल गांधी लेकिन दिल्ली के चुनाव में सर आपको लग रहा है अब मन से उतर गए और इसका असर दिल्ली पे क्या कल का होगा? जो उनका भाषण था जी। रैली का, और जिस तरह उन्होंने रैली की, वो अलग बात है, समय थोड़ा सा हमें भी समझ में नहीं आया शाम को 7 बजे करने का, वो भी सर्दियों के मौसम में। दिन में करते थोड़ा 4 बजे 5 बजे तो ज़्यादा बेहतर होता, लोग भी ज़्यादा आते मुझे लगता शायद, और खबर भी ज़्यादा चलती, प्राइम टाइम से शुरू हो जाती है आपकी। लेकिन अब पार्टी का उनका फैसला है, वो जाने, उनकी रणनीतिकार जाने। लेकिन कल के भाषण के बाद लगता है कि थोड़ा शायद उनको उनके सलाहकारों ने या दिल्ली के नेताओं ने उनको कन्विंस किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी को सर्वाइव करना है दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी देश में, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी उसको मैदान में उतरना होगा। जिस तरह पंजाब के नेताओं ने लोकसभा में कन्विंस किया था और पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ी थी, और फायदा हुआ उसका कि 7 सीटें जीती वहाँ पर। पिछली बार 8 थी, इस बार 7 थी, तो कोई 1 सीट का फर्क था। तो मुझे लगता है कि शायद समझ में बात आ गई है। और वो जिस तरह उतरे हैं मैदान में, जिस तरह उसके बाद जो नैरेटिव बना है मीडिया में कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, जैसे अभी मैं एक चैनल पे था, शो में था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह हमले कर रहे थे, तो जो हम लोग पिछले शो में याद है बात कर रहे थे कि कांग्रेस थोड़ा सा पीछे है, हट गई है, इनएक्टिव है, पैसिव मोड में है। आप ही के शो में हम लोग बात कर रहे थे, याद होगा? नहीं, ये तो राहुल गांधी ने रोक दिया है अपने लोगों को। हाँ, ये बात प्रदीप जी पीछे हम लोग थे, राहुल गांधी ने रोक दिया, हम लोगों ने भी बताया, मैंने भी कहा, प्रदीप जी ने भी कहा, और जब दीपक भी शायद थे। तो मुझे लगता है अब शायद ही थिंकिंग हुई है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हो गई है। और अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है, कांग्रेस की कोशिश यही है, मेरा अपना आकलन है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपना वापस ले और उसका परिणाम चाहे जो भी हो। मैं एक कांग्रेस को समझने वाले ज्यादा, मतलब एक रिपोर्टर है उनको, मैं जर्नलिस्ट है उनको सुन रहा था। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि चुनाव में अब बढ़िया से लड़ना है और टारगेट है 10 से 15% वोट किसी तरह लेकर के आओ, पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करो, दोबारा रिवाइव करो, और चाहे किसी की सरकार बन जाए, मतलब बीजेपी की बनती हो तो बने, नतीजा जो भी हो। हाँ, नतीजा जो भी हो, मुझे अपना 15% वोट चाहिए, 10 से 15% वोट। ये प्री वियतनाम और पोस्ट वियतनाम राहुल गांधी हैं सर। आपको हंसी लगेगी लेकिन आप याद करिए, प्री वियतनाम में ये था कि अजय माकन ने जब उसको साबित करना था कि अरविंद केजरीवाल जी देशद्रोही हैं, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करा दी गई। सारी तैयारी हो गई, मीडिया में मैसेज चले गए कितने बजे कर रहे हैं, अचानक से कैंसिल हो गया। तब क्या हुआ था?
और वियतनाम से लौटने के बाद अब क्या हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड ले लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए हम तो लड़के अपना वोट रिक्लेम करेंगे। तो रिक्लेमिंग द वोट्स का ये नहीं है सर, ये इनका रिवाइवल और सर्वाइवल का मामला है। रिक्लेम वोट को कर नहीं पाएगी कांग्रेस अब, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सिर्फ रैली ही क्यों, राहुल गांधी अभी पेरिस की गलियां और नालियां दिखा रहे थे। वीडियो बनाया, अभी एक वीडियो बनाया राहुल गांधी ने, वो ज्यादा डेंजरस है सर। राहुल जी दिल्ली में पता नहीं क्या, और पीछे से एक आवाज आ रही है कि इसमें घोटाला हुआ है, एलजी से शिकायत करने के लिए हमने समय मांगा है, आदि आदि। तो रिठाला का वीडियो दिल्ली के, अच्छा मतलब उसमें आपने नहीं देखा तो बिल्कुल सच में शर्म आती है देख करके कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी, नाला और नाले के किनारे घर बने हुए, घर बने हुए, और उसमें अंधाधुंध मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि बगैर किसी नक्शे के घर बन रहे हैं वहां, क्योंकि कोई सिविक एमिनिटीज नहीं है, कहां पानी जाएगा, कैसे बिजली मिलेगा, कुछ नहीं है। तो राहुल जी ने याद दिला दिया, तो राहुल जी ने याद तो पेरिस बनाने वाले थे। तो राहुल जी हमले तो ठीक ठाक करते हैं, लेकिन वही जो मैं शुरू से कहता हूं, उनमें एक कंसिस्टेंसी का अभाव रहता है। कल बड़ी जोरदार हमला किया 7 बजे, आज गायब में, अब वीडियो बना दिया ना, आज वीडियो बना दिया। अब तो कांग्रेस को अगर दिल्ली चुनाव लड़ना है तो पूरी ताकत से उतरना होगा। प्रियंका जी को भी आना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाना पड़ेगा, जैसे अमेठी का चुनाव लड़ा था भाई बहन ने मिलकर। जो जानकारी आ रही है सर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 10-10 रैलियां प्लान कर रही है कांग्रेस पार्टी, और 5 कंबाइंड रोड शोज भी शायद दोनों के कराए जाएंगे। अगर ये है तो अच्छी फायर पावर कांग्रेस पार्टी लगाएगी। इसका असर क्या होगा, केजरीवाल पर क्या असर होगा? केजरीवाल के लिए मुश्किल होगी, केजरीवाल के लिए बिल्कुल मुश्किल होगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बात यह है कि राहुल गांधी ने कल शुरुआत कर दी, लेकिन उन्होंने एक कदम पीछे भी खींचा था। अब देखिए 10 रैली वो मूर्त रूप ले लें, 10 रैली और 10 रोड शोज दिल्ली की सड़कों में दिख जाएं, तो वो एक बड़ा मैटर करेगा। और मेरी भी यही पॉइंट है कि प्री वियतनाम पोस्ट वियतनाम अलग है, लेकिन पोस्ट 1 वीक ऑफ दिल्ली इलेक्शन राहुल गांधी क्या होते हैं, क्या वो बदलते हैं? प्री वियतनाम और पोस्ट वियतनाम में सर एक चीज तो मेरी जो दिमाग में आ रही है वो ये कि ये जैसे इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को चूज किया ओवर कांग्रेस पार्टी और हमला किया कि नहीं भाई यहाँ केजरीवाल मजबूत हैं, आपको साथ देना चाहिए। शरद पवार जी का आज का स्टेटमेंट है, केजरीवाल जी ने आज ही उनको थैंक यू कहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई वहां तो केजरीवाल बड़ी पार्टी है, तो केजरीवाल मिल बैठकर केजरीवाल का साथ देना चाहिए था। वो तो ठीक है कि उनसे चाहते हैं कि वो त्याग करें कांग्रेस पार्टी, लेकिन बड़े से ही त्याग की उम्मीद रहती है ना। अब छोटी पार्टियों से क्या त्याग की उम्मीद करोगे, अब बताओ। अब केजरीवाल जी से आप हरियाणा में त्याग की उम्मीद कर रहे थे, केजरीवाल जी से आप हिमाचल में त्याग की उम्मीद कर रहे थे, केजरीवाल से आप उत्तराखंड में त्याग की उम्मीद कर रहे थे, तो क्या त्याग करेंगे? देने के लिए कुछ है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी तो कम से कम इतनी बड़ी पार्टी है कि उनके पास देने के लिए हर चुनाव में घर बैठ जाए कांग्रेस। नहीं, घर नहीं बैठो। अच्छा, बाहर ही निकल के क्या कर लिया? रोड शो तो हरियाणा में भी किया था, तब भी हम लोग यहीं बैठ के इसी स्टूडियो में आप ही के शो में चर्चा कर रहे थे कि अरे प्रियंका गांधी का रोड शो हो गया और वो पूरा बेल्ट जो है उसमें रोड शो करके ठीक है सर, नतीजा जो हुआ, अखिलेश यादव घुसने नहीं देंगे यूपी में आपको और करेंगे और बेइज्जत करना ही हुआ ना। कहा कि भाई तुम गाजियाबाद लड़ लो, पता गाजियाबाद में क्या होगा उपचुनाव में, कांग्रेस को गाजियाबाद की सीट मिलती है। ममता बनर्जी बंगाल में नहीं घुसने देंगी, दिल्ली में केजरीवाल नहीं घुसने देंगे, क्या करेगी कांग्रेस? अब 2 दिन में आप 2 परिवर्तन देखिए कांग्रेस के अंदर, एक राहुल गांधी की रैली होना और दूसरा उत्तर प्रदेश में उनका ये इंडिकेशन कि हम अपना संगठन खुद खड़े करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन इनको हुआ है कि भाई अब हमको रिवाइवल नहीं सर्वाइवल का सवाल है। और इस जोर की हंसी छुट्टी आपकी। मैं इसलिए छुट्टी की जो दीपक जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि परिवर्तन कुछ नहीं हुआ होगा, किसी ने झाड़ पोंछ के सर वो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट इनको दिखा दी होगी कि भैया एंटनी जी ने एक रिपोर्ट। आनंद जी, मैं फिर इस पर डिफर करूंगा। कल राहुल गांधी ने पहला हमला आरएसएस पे किया, दूसरा हमला बीजेपी पे किया, तीसरे हमले पे उन्होंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, तीसरे हमले पे उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ जुल्म होता है। वो माइनॉरिटी और दलितों की बात कर रहे थे। सीलमपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुहाने पर है और वहां बड़ी संख्या में हर समाज के लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमान वोट हैं। और अरविंद केजरीवाल इसीलिए सीलमपुर रखा गया था। और सीलमपुर में मतीन अहमद अभी पलट के उनके बेटे आम आदमी पार्टी के अंदर चले गए। दिलचस्प बात यह है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो आपके एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने एमएलए हैं। तो वो बड़ी दिलचस्प जगह उन्होंने चुनी। और दूसरी बात मैं ये कह दूं, मैंने कल आपको कहा था कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल घोटाला किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल कहा है कि हम आपको आपके संदेह है
क्यों नहीं कहा, मेरा सवाल है। इसलिए नहीं कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जैसे देशद्रोही कहा था अजय माकन ने, उनको वो बुरा लगा। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुद्दे हम उठाएंगे लेकिन केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर छोड़ देंगे, ये मेरी समझ है। और मैंने कल उस भाषण को बड़े ध्यान से सुना है, उसके एक एक पॉइंट आप देख लीजिए। वो सिर्फ एक जगह अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा हुआ, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? तो जनता बोलती नहीं। बोले देखिए ये हाथ बचा के क्यों चल रहे हैं? एक कहावत है ना, गुड़ खाएंगे गुलगुल्ले से परहेज करेंगे। फिर 2.5% वोट लेके जाइए। तो अच्छा, अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं किया, बचा के ले गए। केजरीवाल जी ने तो हमला ले लिया ना। वो तो कह रहे हैं कि इनको देश की फिक्र नहीं है, राहुल गांधी का नाम लेके। राहुल को देश की फिक्र नहीं है, ये उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में। अच्छा चलो, आज हमला नहीं किया। दिल्ली की जो स्थिति दिखा रहे हैं वो वीडियो में, रिठाला का जिसको आप वीडियो बता रहे हैं, उसमें तो स्पष्ट रूप से केजरीवाल ही निशाने पर है। लेकिन उनका कहने मतलब व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। व्यक्तिगत हमला व्यक्तिगत क्या होता है सर? शराब घोटाला दिल्ली में बड़ा मुद्दा है। बोले क्या उसके बारे में? बोले क्या शीश महल के बारे में? बोले क्या? बोलना चाहिए, पार्टी बोल रही है। यही तो मैं कह रहा हूं। दीपक की बात से सहमत हूं, दीपक जी की बात से सहमत हूं कि चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है राजनीति में। आप पिछला चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं मैं। जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने लॉन्च किया था, उतार दिया था मैदान में पूरी तरह से, सारे हमले थे किस पर? बीजेपी पर। अखिलेश यादव अलग लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। कितने हमले हुए थे? सीधा हमले। क्योंकि इसलिए हमले हुए कि अब चुनाव के बाद हो सकता है एक साथ आना पड़े आप तो, और जो कि दिल्ली में संभावनाएं हैं, हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो फिर दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ आना पड़ेगा। और तो राहुल गांधी कम से कम, हो सकता है दिल्ली के नेता करें हमले, वो व्यक्ति हमले करते रहेंगे, अजय माकन और ये आपके संदीप दीक्षित सब। राहुल गांधी चूंकि शीर्ष नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, ये सीधा ये बड़ा हमला नहीं करेंगे। व्यक्तिगत हमला, ये व्यक्तिगत हमला। और कांग्रेस का कोई ऐसा ट्वीट नहीं होगा। सरकार बनाने की नौबत आ जाए तो हम शर्मिंदा ना हो कम से कम। मैं आपको एक समीकरण बताता हूं 2013 में। तो सर मतलब ये तो जनता के साथ फ्रॉड है। फिर क्या है? फ्रॉड क्या है? फ्रॉड है। और नीतीश कुमार एक दूसरे तलवारें चला रहे थे, आज एक साथ चल रहे हैं, तो क्या फ्रॉड है क्या? नहीं, आप राजनीति में कोई फ्रॉड वाला अब नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती के साथ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद सरकार चलाई 2.5 साल, तो गाली खाई ना सर बीजेपी ने, खाई, लेकिन फ्रॉड वाट अब खत्म। देखिए सर, कौड़ी बहुत अच्छी लाए हैं आप लोग, लेकिन बहुत दूर की है सर। ना, हम दूर के नहीं लाए हैं। ये व्यावहारिक बात है। ये व्यावहारिक बात है। व्यावहारिक बात है। 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर। अब सौरभ एक लाइन, 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर सिर्फ, ठीक है। केजरीवाल को पता है कि अगर वो 36 भी ले आए, 37 भी ले आए, 38 भी ले आए, तो उनकी सरकार डामाडोल रहेगी। ये एक छोटी विधानसभा है, और कांग्रेस 4 या 5 भी ले आए और कांग्रेस और उनका एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो अरविंद केजरीवाल को उससे मजबूती मिलेगी। 5 सीट भी चाहिए होंगी तो आएंगी कहां से एक्स्ट्रा? 5 सीट तो नहीं आएंगे उनको। देखो केजरीवाल जी आएंगे तो बहुमत से आएंगे। नहीं 5 में कह रहा हूं, केजरीवाल को अगर 5 की जरूरत पड़ी समर्थन, मान लिया 32 आ गए, 35 भी आ गए। सब राजनीति को कहते हैं संभावनाओं का खेल है, लेकिन अब कितनी संभावनाओं पे बात करेंगे? देखिए, दिल्ली की सीटों को समझना होगा हमें। एक तो अब मान लीजिए केजरीवाल जी की ही सीट, कोई मुझे अभी बता रहा था, लगभग सत्य ही बात होगी, कि पिछली बार आम आदमी पार्टी जितने वोटों से जीती है, कुल वोट को मिला के 2 लाख वोट होते हैं, है ना। उसमें से शायद 40-45 हजार एक ही विधायक जीता था। तो कुल जब कहां की बात कर रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहा हूं, पूरे दिल्ली की 70 सीटों में तो 1.5 लाख के करीब से जीत हुई थी कुल जमा। कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 3000, कहीं 7000। तो अगर कांग्रेस पार्टी 2000, 3000, 5000, 7000 वाले ब्रैकेट में आ जाती है, राहुल गांधी के वो अगर इन दोनों की बात मान भी लूं कि वोट से आखेट करने की बात अगर मान भी ली जाए, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का खेल खराब हो जाएगा। और आने वाले दिनों में इसको और थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं अभी तत्काल इन दोनों की बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कितना हमला होता है। अगर आप किसी की सरकार को बेईमान कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन किस पे है? अगर आप किसी की सरकार को सांप्रदायिक कह रहे हैं तो रिफ्लेक्शन किस पे होता है? नरेंद्र मोदी पे होता है। अगर दिल्ली में खड़े होकर आप बेईमानी की बात कर रहे हैं, घोटालों की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन तो केजरीवाल जी पर है ना सर। वो ये ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी ने घोटाले की बात की ही नहीं।
उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि राहुल क्या गांधी ने क्या भ्रष्टाचार कहा? खत्म हो गया? राहुल उन्होंने कहा नहीं। राहुल गांधी ने कहा दिल्ली में प्रदूषण है, सांस नहीं ली जाती, यमुना गंदी है। राहुल गांधी ने कहा ये जातिगत आरक्षण पर केजरीवाल को बोलते सुना क्या, अडानी पे बोलते सुना क्या, वो ये बात कर रहे हैं। ये बहुत सटल तरीके से कह रहे हैं। यमुना पर साफ करने का दावा किसने किया था? किसने किया था? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था 2020 में कि मैं साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत देना। केजरीवाल जी ने ही कहा था। तो राहुल गांधी ये कहते हैं अटैक है भाई। नहीं, अंतर है ना कि ये कहना केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, जो बीजेपी कह रही है। अब राहुल जी वैसी भाषा और ये कहना कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या आपने बिल्कुल राहुल जी ऐसी सॉफ्ट कर भाषा दिया का। एकदम। अच्छा, आपको याद पड़ता है राहुल जी कभी कहा हो ऐसी भाषा किसी विपक्ष बिल्कुल। के नेता के लिए कि चौकीदार चोर है? नहीं, चौकीदार वो- चोर है, उनका नैरेटिव वो- था वो 2019 उधर की बात छोड़ दीजिए, वो हाल की बात कर रहे हैं। हाल की बात कर रहा हूं मैं। वो तो उसका परिणाम भुगतने के बाद वो थोड़े अनुभवी हो गए हैं सर। अब वो इस तरह की चीजें नहीं कहते हैं। चौकीदार चोर है, इतना मोदी के लिए तो रिएक्ट यही, किया। मोदी जी के लिए तो तो यही वो- कहते हैं राहुल जी। वो बूमरैंग किया ना उन पे। ना, पर मोदी जी के लिए तो आज भी कहते हैं अडानी के साथ मिलकर चोरी कर रहे हैं, अडानी उनके साथ सरकार मिलकर चला चोरी रहा कर रहे हैं, अडानी सरकार चला रहा है, अच्छा, मोडानी सरकार है। देखिए, मैं एक शेयर हो जाए शेयर हो बात थोड़ी और आगे बढ़ेगी, हल्की भी हो जाएगी तो। हल्की भी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उसी पे अटके हुए, थोड़ा आगे बढ़े ना। हाँ हाँ, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। और ये मौजूद इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। लाजमी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं उसको संदर्भ में लाजमी है सीलन की बू आना, लाजमी है सीलन की बू आना। हम रिश्तों में धूप लगाना जो भूल गए। वाह। तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के रिश्ते ऐसे ही हैं। राहुल जी तो सीलन की बू आ रही है। राहुल जी तो सभाएं भी रात में कर रहे हैं। और वो भी सीलमपुर में, वो भी सीलमपुर में। लेकिन सर होना ये चाहिए था, शेर मेरे पास भी है आज एक। मैं भी लेके आया हूँ। ऐसा हो अगर तो पहले शेर ही मेराज सुना दीजिए। फैजाबादी कांग्रेस पार्टी साहब को तक मैं वैसे भी शेरों से मिल के जिंदा आ रहा हूं, रहना, हाल में जंगल से। जिंदा तो शेर सुनाइए आप। जिंदा रहना है तो हालात नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे। नहीं देखिए, क्या बात क्या है। बात। क्या बात, क्या बात। लेकिन अब क्या करें, लश्कर पे ही दोनों टिके हुए तो हम भी मान लेते हैं दोनों वरिष्ठ हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी आनंद भाई, आपके विचारों का सम्मान है। हम तो मुझे सिर्फ अपना तर्क रख रहे हैं। मुझे सिर्फ यही लगता है कि इस चर्चा में आज चूंकि कांग्रेस पे चर्चा हो रही है, इसलिए उसके हर पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं मान सकता हूं इन दोनों की बात, लेकिन 3-4 दिन और जैसे इंतजार करना पड़ेगा। मैं सहमत हूं, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल कि एकदम से कल के रैली के आधार पर आप अभी मैं judgment नहीं इसको होना। मैं जरा मतलब कॉन्टेक्स्ट दे दूं जो हम लोग बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ऑल आउट दिल्ली में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए और जैसे भी चुनाव लड़ा जाना है, जिस भी हद तक जाना है उस हद तक जाएंगे, या राहुल गांधी केजरीवाल पर हमले थोड़ा बच बच के कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि बाद में अगर जरूरत पड़ी हाथ मिलाने की तो हम वो काम भी कर सकें दिल्ली में? मुझे ऐसा ये नहीं- दो परिस्थितियां। मुझे ऐसा नहीं लगता सौरभ जी, क्योंकि आप देखो जिस समय से कांग्रेस पार्टी ने सीटों की घोषणा की है वो वहीं से उसकी बुनियाद शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल जी के सामने शीला दीक्षित के पुत्र को खड़ा करना, मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को खड़ा करना, अलका लांबा को खड़ा करना, अलका लांबा अभिषेक को वहां सामंत। खड़ा करना। अगर सॉफ्ट होते तो इस रणनीति पर काम नहीं करती। आप कह रहे हैं राहुल गांधी इज गोइंग ऑल आउट, मुझे ऐसा ही लगता और है। आप मैं सहमत हूं। आप भी सहमत हैं? मैं इस बात तो सहमत हूं, ही इज गोइंग ऑल आउट फॉर कांग्रेस। लेकिन अब भाषण में वो थोड़ा सा ये बचा के रखेंगे, पार्टी को पूरी छूट देंगे कि आपको जो अब कहना यहां से चाहो। क्या वो काम किया जा सकता है, इस पर चर्चा। कांग्रेस का वोट है, पिछली बार 4.5% वोट मिला था कांग्रेस को। आज कांग्रेस का कोई है नाम लेवा बिल्कुल, दिल्ली में? कांग्रेस का डंडा झंडा एजेंडा पूरे दिल्ली के अंदर है। आप भूलिए मत, 15 साल तक शीला दीक्षित ने शासन किया है। आप भूलिए मत, संदीप दीक्षित नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग हर घर के लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। 15 साल बहुत लंबा, बहुत वक्त होता है। और आप ये मत भूलिए, तो 4% पे ले आए सर। 4% पे ले आए क्योंकि उस वक्त के हालात और उस वक्त की परिस्थितियां उस तरह की थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अंदर एक फायर था और अरविंद केजरीवाल उस फायर में, और जो वो मोदी की बैशिंग करते थे, अपने आप को एक अल्टरनेटिव दिखाते थे, वो भी अरविंद केजरीवाल का शख्सियत का एक पहलू था। मैं यही कह रहा हूं, 2013 में वो क्रांति करके आए, 2015 में लोकसभा चुनाव में हार की माफी मांगकर मोदी का चैलेंजर बनकर आए कि दिल्ली में आप एक दूसरी सरकार बनवाइए। 2020 के अंदर वो इसलिए आए कि 2015 से 2020 तक मुझे काम नहीं करने दिया गया, मोदी जी ने मुझे काम नहीं करने दिया गया। और उस वक्त के हालात उस तरह से बन गए थे कि एक फटीक से था कि 2019 के चुनाव मोदी जी और 303 कांग्रेस बुरी तरह सीटों ले आए पीटी थी थे। 2019 के चुनाव में, और जो कांग्रेस चौकीदार चोर का नारा देके तो बहुत बुरी और तरह पीटी कांग्रेस थी, की क्या तो हालत? डिमोरलाइज थी 2020 सर में। दूसरी बात मैं आपको ये
बताऊं, डिमोरलाइज नहीं थी, और कांग्रेस कितने बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही रही थी थी। कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, पार्टी आगे क्या करेगी किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था, तो दिल्ली के चुनाव तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए थे, लड़े ही नहीं 2020 का चुनाव। बीजेपी लड़ी, शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग का कॉन्टेक्स्ट पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया, पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया, और बाइपोलर। बीजेपी ने दोनों चुनाव में अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया है सौरभ। तो मेरा अभी भी ये मानना है सीट भी बढ़ी भाई, 3 से 8 हुई, परसेंटेज भी बढ़ा। हाँ, 33 से 38%, 5% वोट बढ़ा है 8 पॉइंट समथिंग, 29% के आसपास बिल्कुल, उनका वोट 5-6% है। वोट और अगर बढ़ा। वो शाहीन बाग अगर उस वक्त और चल रहा होता, क्योंकि मैं तो भुगभुग ही रहा हूँ शाहीन बाग का, शाहीन बाग जाके पिटा भी हूँ उस आंदोलन के दौरान, पता नहीं आपने वो वीडियो हाँ, देखा है। केजरीवाल एंड राहुल गांधी आर ड्राइंग फ्रॉम द सेम पूल, ये बात सही है? वोट जो भी आएगा सेम पूल में से आना है दोनों का? नहीं, इसमें एक थोड़ा सा संशोधन मेरा है। मेजर पोर्शन जो आएगा कांग्रेस का के पास, वो तो आम आदमी पार्टी के ही पूल से आएगा, लेकिन दिल्ली का एक तबका जो शीला दीक्षित को वोट देता था, उस मिडिल क्लास का, अपर क्लास, जो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया था और कुछ बीजेपी के साथ भी रहा है, वो भी वापस लौट सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी से दुखी है और थोड़ा बीजेपी को लेकर के भी उसके मन में तमाम तरह के सवाल है, वो भी कांग्रेस को आ सकता है अगर कांग्रेस ढंग से अपना प्ले करे। इसीलिए कैंडिडेट की जो लिस्ट बता रहे हैं, रागनी नायक चेहरा, पॉपुलर चेहरा, अलका लांबा पॉपुलर चेहरा, फराज सूरी सोफिस्टिकेटेड मुस्लिम, मतलब कोई उनके अंदर ताजदार बाबर के बेटे, ताजदार बाबर के बेटे हैं, और कोई और हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में स्वीकार्यता है। एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई उनके ऊपर उस तरह का नहीं और है उसी कि- इलाके में रहते हैं, उसी इलाके में निजामुद्दीन रहते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह के चेहरे देके कांग्रेस उस वर्ग को भी लेना चाहती है जो या तो घर बैठ जाता है या मजबूरी में बीजेपी को वोट दे देता है आम आदमी पार्टी को, तो थोड़ा सा डेंट वहां भी हो अब ये सकता है। देखा है कि राहुल गांधी कितना एनर्जाइज कर पाते हाँ, हैं। लेकिन मेजर पोर्शन आम आदमी पार्टी और से है। एक बात बताना चाहता हूँ सौरभ कि मिडिल क्लास में भी एंटी बीजेपी वोट है। तो ये सवाल एंटी बीजेपी वोट होने का भी है कि एंटी बीजेपी वोट को किस तरह से कांग्रेस अपने साथ प्ले करती है। ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं हम इसको पसंद नहीं करते, नहीं हम उसको, नहीं हम मोदी जी को पसंद नहीं करते, नहीं हम बीजेपी को एक नहीं लिबरल पसंद उस- करते। एक लिबरल आप हिंदू आज का भी मानने एक के बड़ा लिए वोट तैयार है। हैं कि कांग्रेस 10-15% के गेम में है दिल्ली में? अब मेरे हिसाब से अभी तक जितने दिल्ली के चुनाव मैंने देखे हैं 1998 के बाद से, कांग्रेस इस बार पहले से बहुत बेहतर कंडीशन में है। और लोगों को भी अब लोग मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा फैक्टर दलित और सबसे बड़ा फैक्टर माइनॉरिटी, यूथ फॉर इक्वलिटी का। आज ही मैं बता रहा हूं, मेरे को आज ही वो वायरल वीडियो मिला है जिसमें अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं कि रिजर्वेशन किसी को सिर्फ एक ही बार वो आज मिलना बहुत चाहिए। चला वो आज बहुत वायरल हुआ। बहुत चला। तो उसको आप संयोग नहीं प्रयोग समझिए, जिसने भी चलाया हो। नहीं, जाहिर है तो किसने चलाया होगा? कांग्रेस ने चलाया होगा, कांग्रेस बीजेपी ने कांग्रेस ही चलाया चला होगा, रही है। बीजेपी भी जिसने चला सकती चलाया है। होगा, कांग्रेस का जिसने भी ऑफिशियल चलाया हैंडल से जा रहा है सर। हाँ, कांग्रेस चला रही है। नहीं, तो मैंने कांग्रेस- मैंने देखा नहीं, मेरे को तो सिर्फ कांग्रेस के वायरल वीडियो प्रवक्ता के साथ। ट्वीट कर रहे हो। तो ये भी एक दिक्कत, ये भी एक पॉइंट है ना। तो दलित और मुस्लिम और जो ये तो core हॉर्सेस vote माउथ bank से है। बीजेपी ने तो यही कहा था 400 दे दो हमको, अब की बार 400 पार, उस पर जनता ने निपटा दिया था। ये तो सीधा सीधा कह रहे अच्छा, हैं उसमें भी कि 400 आरक्षण एक ही बार मिलना चाहिए एक परिवार को। उसमें भी और 400 उसमें भी राहुल जी कह रहे हैं कि ये आरक्षण विरोधी है। हाँ, और ये कह भी रहे हैं कि आरक्षण कल मिलेगा। राहुल का कहना कि ये आरक्षण के विरोधी तो हैं, बात वही है ना, और आज उस वीडियो का आना, संयोग नहीं प्रयोग है। मतलब ये बहुत सुखद संयोग कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं सर कि व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा है। मुद्दों का हमला है यार, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत फलाना आदमी चोर है, ये जिससे वो व्यक्तिगत बात जैसे है। अगर इस इशू शीश में महल पे वो जैसे क्यों नहीं जैसे बोले? जैसे Corruption से बिधुड़ी ने ज्यादा आग है प्रियंका गांधी सर पे व्यक्तिगत हमला किया, सर, अब देखो, आंची पे व्यक्तिगत हमला किया, वो और व्यक्तिगत हमला है। मैं यहाँ भी थोड़ा सा डिफर करता हूँ बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे। अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी थी, और ईमानदारी पर डेंट पड़ा है 4 जनवरी के नरेंद्र मोदी जी की रैली के बाद। उसके पहले बीजेपी नैरेटिव, उनके पिच पे खेल रही थी केजरीवाल जी के, कि पुजारियों को ये दे देंगे, लाडली बहना में क्या एक महिला सम्मान राशि दे देंगे, फॉर्म भरा लो, ये कर लो, वो कर लो। जब उनकी रैली हुई और उन्होंने आपदा और शीश महल दोनों पे केजरीवाल जी के भाषण है कि 43 मिनट मोदी जी ने इन्हीं चीजों पर बोला है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फुल टू एग्रेसिव हुई है भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि और अब वो बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं केजरीवाल जी। तो नैरेटिव जो भ्रष्टाचार और ईमानदारी वाला पे खेल रहे हैं, मतलब सर मतलब हिंदुत्व की भ्रष्टाचार पे ले आए ना। अच्छा, जो ओके। भ्रष्ट, जो केजरीवाल जी की सबसे मजबूत टर्फ जो था कि हम बहुत कट्टर ईमानदार, अब भी कट्टर ईमानदार तो कहते ही हैं स्वयं को, उसको डेंट लगा है। और उसको डेंट लगने का कारण यह है कि आप निरंतर देखो, मैं निरंतर फॉलो कर रहा हूं सर उनको,
शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को, उनके बहुत व्यक्तिगत एनेक्डोट्स बता रहे हैं केजरीवाल जी के बारे में, वो कि कैसे वो आते थे, मिलते थे, जैसे एसी को लेकर उन्होंने क्या कहा था, और ऐसे वर्ड कहे थे शीला जी के लिए, मतलब अय्याशी, 12 एसी में अय्याशी और 50 एसी में आम आदमी कट्टर। तो ये सारी चीजें जनता को समझ में आने लगी हैं अब, तो इसीलिए माहौल बदल। झुग्गी पर लेके भी आप देखिए, अगर संदीप दीक्षित बहुत टू द पॉइंट बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने एक मीटिंग में कहा था कि हमने 24 तक की दिल्ली तैयार कर दी है, 24 के बाद का आप देखना। और उसके बाद वो प्रश्न उठाते हैं कि 24 के बाद क्या होगा, हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट कहाँ है, हमारे नए फ्लाईओवर्स कहाँ हैं। आप लाख चीजें गिना दो, पर जो दिल्ली की सड़कों पे चलने वाले लोग हैं उनको वास्तविकता का न सिर्फ अनुमान है, बल्कि वो रोज इसको अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन उस आदमी के विकल्पों में कांग्रेस आ पाएगी क्या? विकल्प में नहीं आएगी, प्रकल्प में आएगी। वो एक राजनीतिक प्रकल्प के तौर पर आएगी। और जैसा दीपक जी कह रहे हैं, अगर वो 8 से 10% वोट ले लेती है कांग्रेस पार्टी, तो दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोचक हो जाएगा। फिर उसके नतीजों की आप कल्पना नहीं। और मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर कांग्रेस की जीतने की भी संभावना है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, खाता तो खुल जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये भी कह दूं कि उन्होंने मुस्लिम पॉकेट्स और दलित पॉकेट्स पे खास तौर से ध्यान रखकर उतारे हैं। केजरीवाल क्यों इतना परेशान हुए शुरुआत में, क्योंकि उनको लगा कि मनीष भी गिर गए, मैं भी गिर गया। वो उनकी जो परेशानी थी, और उसके बाद अजय माकन का जो हमला, आतिशी भी गिर गए, अजय माकन का जो हमला था उसको उन्होंने पॉइंट बनाया। उसके बाद वो इंडिया गठबंधन में गए। शायद राहुल गांधी को अब ये समझ में आया हो कि ठीक है, जो बात मेरी पार्टी के लोग कह रहे हैं उनको ये समझ में आया हो कि भाई अब तो सर्वाइवल का सवाल है, तो मैं यूपी में। राहुल गांधी को ये समझाया गया उनके लोगों के द्वारा, खासकर दिल्ली के नेताओं द्वारा, कि आज इंडिया गठबंधन के नेता इसलिए भी हमलावर आपके ऊपर हैं या कांग्रेस के ऊपर हैं क्योंकि हम महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव हारे हैं, और दिल्ली में अगर हम और बुरी तरह से चले गए नीचे तो उनका हमला रुकेगा नहीं। इसलिए हम, अगर हमें इंडिया गठबंधन में अपनी लीडरशिप कायम रखनी है तो दिल्ली में हमको अच्छे नतीजे लाने ही होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने, कुछ भी हो, आरोप प्रत्यारोप हम झेल लेंगे, लेकिन हमारे 10-12% वोट आ जाए और 10-12 एमएलए आ जाए, वो हमारे लिए एक सर्वाइवल। राहुल के लिए भी करो या मरो का सवाल है ना, सर्वाइवल का सवाल है। अगर इंडिया गठबंधन, अगर उनको ये बात समझ आ गई, और वो, क्योंकि राहुल जी के साथ प्रॉब्लम है, वो 5 कदम आगे चलते हैं 10 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे चलते हैं 10 कदम पीछे। ये मैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को बहुत 2014 के चुनाव से देख रहा हूं, जब वो पहली बार सांसद बन के आए थे। ये काम वो हमेशा करते रहे हैं। अब क्या वो इस पिच पर टिके रहेंगे? क्या आने वाले समय में कोई ऐसी परिस्थितियां बने, क्योंकि चुनाव में आप कह नहीं सकते कौन सा मुद्दा कहां से टपकता है, कौन क्या निकाल कर रहता है। जो निकल ही गया ना एक मुद्दा, एक और दिलचस्प बता दूं, बीजेपी बना रही है कि स्कूलों में स्कूल जो हुए वो एक ऐसे एनजीओ से जुड़े परिवार ने के बच्चे ने किया, लैपटॉप से हुए जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, और एक ऐसा एनजीओ जिसने अफजल गुरु का समर्थन किया था। एक और आपको दिलचस्प बात बता दूं, अगर दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है तो आसानी से कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी, बता दूं आपको, क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी सोच ये है कि उत्तर प्रदेश में हम इसलिए निपटे कि हमने मुलायम सिंह को 1990 में जब बीपी सिंह से वो अलग हुए और उनकी सरकार गिर रही थी, हमने समर्थन करके सवर्ण हिंदुओं का समर्थन खो दिया, और उस वक्त मुस्लिम भी मुलायम से नाराज था और हिंदू भी नाराज था। मुस्लिम नाराज था कि बीपी सिंह की सरकार गिराई थी, हिंदू नाराज था कि गोली चलवाई थी, और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जो कांग्रेस 1989 में 94 सीटों पर थी, वो सिमट के 27 सीटों पर आ गई। दूसरा समझौता 96 में बीएसपी से किया, जो 125 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और 300 पर लड़ी बीएसपी, उसमें कांग्रेस और निपट गई। यही बिहार में हुआ, जो लालू को सपोर्ट करते करते कांग्रेस उसकी पूछ बन गई। तो ये सोच बहुत जबरदस्त है कि दिल्ली में फिर चाहे राज्यपाल शासन चलता रहे, चाहे कुछ भी रहे, हम आसानी से समर्थन कांग्रेस नहीं देगी। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 2013 को याद कीजिए ना, मैं तो उस चुनाव का 13 की स्थिति दूसरी थी। सर क्यों, वो वही मोदी को रोकना है। 2013 में भी मोदी को रोकना था, मोदी की आंधी चल रही थी उस टाइम पर। 13 में मोदी आए नहीं थे, आने वाले थे, आ चुके थे। नहीं 13 में कहां है, 13 में मनमोहन सिंह थे। 13 में 13 में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री बने नहीं थे। एक तब लग रहा था कि कैसे भी रोको, इन दोनों से मिल लो, वो बात कोई जुगाड़ बना, वो बात अलग थी। लेकिन अब जो है स्थिति बदल गई है,
और 13 में कांग्रेस इतनी डिमोरलाइज थी भाई, मनमोहन सिंह की सरकार का जो बैगेज था पूरा शीला दीक्षित के ऊपर गिरा था करके, शीला दीक्षित खुद चुनाव हार गई थी अपना, और उस समय को जो दबाव था, तब भी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, तब भी राहुल गांधी फेवर में नहीं थे कि आम आदमी को समर्थन दिया जाए, लेकिन तमाम सारे बड़े नेताओं ने उनको समझाया कि इस वक्त मोदी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन देना जरूरी है, और उसमें आम आदमी आज पार्टी भी सब समझा रहे हैं। आज भी कांग्रेस को, मैं संजय राउत का स्टेटमेंट देख रहा था, वही कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बचाना जरूरी है, नहीं तो मोदी और अमित शाह खा जाएंगे विपक्ष को खत्म कर देंगे, यार बचाना तो जरूरी है। आप सर संजय राउत की बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं, मुझे थोड़ा सा, अच्छा ये तो कुरुक्षेत्र कॉफी पर है ना, तो इसमें कोई बात नहीं, पर तो शेरो शायरी भी हाँ यहाँ तो शेरो शायरी भी चलते, पर शेर लाए थे पहले नहीं हम नहीं, दीपक जी लाए थे। दीपक तो वो संजय राउत की बात को गंभीरता से देखिए, नहीं मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी को फिर कोई दुहाई दे देगा ना, दुहाई तो दी जाएगी, दुहाई तो दी जाएगी, लेकिन जो अभी बात कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी जब जब रीजनल पार्टी के साथ जहां जहां गई खत्म हुई है। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी ने अगर आम आदमी पार्टी से हाथ न मिलाया होता 13 में तो जीरो पे नहीं आती, क्योंकि 15 में लोगों को लगा कि हमने कांग्रेस को जिताया तो फिर ये अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे देंगे। 2020 में भी उनको यही लगा, फुल सर्कल कभी तो होता है ना, अब आप खत्म नहीं हो जाते, अगर आप दोबारा उठने की कोशिश करते हो। बड़ा अच्छा बोला, ये सही, अगर समर्थन नहीं देते तो खत्म नहीं होती, ये बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने। फुल सर्किल कितने दिन में होता है सर? क्योंकि फुल सर्किल जीरो से तो शुरू होता ही होगा। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब भाई एक सर्किल तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का भी हुआ, वो फुल सर्किल कब पूरा होगा? क्या इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री फंसी हुई है? क्या वो चुनाव हार सकती है? ये भी सर्किल बनता है। एक और बड़ा आतिशी वाला मैं नहीं मानता। देखिए चुनाव के सेंट्रल और कैरेक्टर और सेंट्रल फिगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। आतिशी तो केजरीवाल जी की सीट भी लोग कहते हैं, जैसा आंकड़े बताते हैं, सीट की ज्यादा बात हो रही है। केजरीवाल जी की सीट में भी 1,67,68,000 या 1,37,000 वोट है। 1,37,000 वोट है। पिछली बार केजरीवाल जी 65,000 66,000 वोट पाए थे, 20,000 से जीते थे। नूपुर शर्मा लड़ी थी शायद बीजेपी से जो भी हो, तो वो 20,000 वोट का, अगर संदीप दीक्षित कुछ 10-12,000 वोट भी ले आते, घर घूम रहा है संदीप तो दीक्षित, मामला तो नई दिल्ली का भी फंसेगा सर, क्योंकि नई दिल्ली में भी जितने झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर थे उसमें से अब 2 ही 3 बचे हैं। अब झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर शिफ्ट हो गए हैं। केजरीवाल जी ट्रबल में आपको लगता है? मुझे लगता है, और जो ये वोट जोड़ने की इतनी तेज रिएक्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि वोट जुड़वा रहे हैं, पूर्वांचलियों को ला रहे हैं, पूर्वांचलियों को बसा रहे हैं, वो सब इसी 1,67,000 मतलब वो 20,000 वोट का खेल है वहां। तो जो भी 20,000 वोट को मैनेज कर ले जाएगा, खेल पलटने में तो देर नहीं लगेगी। एक और संयोग बताऊं आपको, बड़ा दिलचस्प है, मतलब संयोग ही है कि दिल्ली में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो महिला मुख्यमंत्री रही है। सुषमा स्वराज थी जब कांग्रेस आई, सुषमा जी हारी, शीला जी थी जब कांग्रेस हारी, अब की आतिशी है। और थोड़ा पहले चले ताजदार बाबर। हाँ, मतलब ये संयोग की बात है। पता नहीं इस बार क्या होता है, भगवान जाने, लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो भैया जो जनता चाहेगी वो चाहूंगा, जनता जो फैसला करेगी हम मेरा ना वोट है दिल्ली में। ऐसे तो आप माइक लेके भी नहीं पूछते सर। नहीं मैं इसीलिए पूछ लिया, मेरा दिल्ली में ना मैं रहता हूँ ना मैं दिल्ली में वोट है, इसीलिए सर से मैं तो यूपी वाला हूँ। लोग कहते हैं कि हम इसके समर्थक हैं, आप इसके समर्थक हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में दिल्ली में तो सिर्फ एक ही लाइन कहता हूँ सौरभ, कौन जाने बारात कहाँ ठहरी, हम तो बाजे वाले हैं भाई, हमारा काम है बाजे बारात और निकल जाना। लेकिन सर दिल्ली में जो मजेदार चुनाव हो रहा है ना, वो है, मतलब कम दिखता है, तो एक शहरी तो है ना। अब आज एक बारात निकाली है, सिटी स्टेट है, बारात निकल रही है सर, पूरा वही राजा बैंड वगैरह सब कुछ, ढम ढम ढोल बज रहा है एकदम। घोड़ी भी है, घोड़ी के ऊपर कोई है नहीं, और घोड़ी के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, बीजेपी का दूल्हा कौन। तो जाहिर हो बारात आम आदमी पार्टी वालों निकल, आम आदमी पार्टी वालों ने निकाली, बीजेपी का दूल्हा कौन। केजरीवाल का ये भी तो ट्रम्प कार्ड है, कौन है मेरे सामने। नहीं, वो बिल्कुल हो सकता है ट्रम्प कार्ड, लेकिन कई बार जब शादी तय हो जाती है तब दुल्हा सामने आता है ना। पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, मतलब आप सिचुएशनशिप, वो तो आप जो बात कर रहे हो, आप सिचुएशनशिप की बात कर रहे हो। सिचुएशनशिप में ठीक है, मैं कमिटेड नहीं हूं पर तुम्हारे साथ हूं। नहीं, इसका उदाहरण एक और दूं, जब स्वयंवर होता है तो पता नहीं होता किससे गले में वरमाला पड़ेगी। वो तो राजकुमारी कैसे, जनता राजकुमारी है ना। केजरीवाल जी ने वो किसके गले में वरमाला, उन्होंने कहा मेरे सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी हैं। मेरे सूत्र सर, उनके सूत्र और पत्रकारों के सूत्र बेकार।
मतलब सीएजी की रिपोर्ट कहां से आ गई वो तैयार, वो सूत्र नहीं बता रहे हैं। उस सूत्र पर आम आदमी पार्टी का कोई आदमी रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो सीएजी की रिपोर्ट चाहे शीश महल पे हो चाहे एक्साइज घोटाले पर हो, वो जो सीएजी सूत्र बेचारे पत्रकार निकाल के ला रहे हैं वो सब बेकार है। केजरीवाल जी के सूत्र ठीक है कि रमेश बिधूरी बन गया। केजरीवाल जी ने वही दांव चला है जो लोकसभा चुनाव में चला था कि अगर बीजेपी की 400 सीटें आ गई तो योगी जी हटा दिए जाएंगे, वही है। और अमित शाह जी पर 2025 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी, वो दांव वही चला उन्होंने कि बिधूड़ी का नाम आगे कर दो, तो कि भाई बीजेपी कैंडिडेट बिधूड़ी का नाम आगे कर दो तो परवेश वर्मा थोड़ा हराने में लग जाएगा, मतलब वो एक दांव है कुल मिलाकर के। ऐसा नहीं है, इस बार मामला थोड़ा दिल्ली का बहुत रोचक और दिलचस्प होने जा रहा है। अरे एक मतलब अब ये बिल्कुल स्पेक्युलेटिव है, केजरीवाल जी के चुनाव हारने का मतलब क्या, मतलब दिल्ली हारने का मतलब क्या? एक प्रदेश कहने को उनके पास और भी, वैसे मुझे नहीं लगता केजरीवाल चुनाव हारेंगे, मुझे नहीं लगता, चाहे हारने का मुझे लगता नहीं। मतलब व्यक्तिगत पूछ रहे हो या आम आदमी? नहीं, मैं व्यक्तिगत उनकी सीट की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा था। अच्छा, पार्टी की बात करने का देखिए दो चीजें मुझे, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने से चूक जाती है तो उसकी स्थिति कमजोर होगी पूरे देश में। अच्छा। और उसका असर पंजाब में सबसे पहले पड़ेगा कि पंजाब में चुनाव 2022 में होने हैं, 22 कह रहा हूँ, 27 में उत्तर प्रदेश के साथ, और कांग्रेस पूरा जोर लगा देगी पंजाब में, फिर अपनी ताकत लगा देगी। और जो नाभिकुंड है ना आम आदमी पार्टी का, वो तो दिल्ली है ना, अमृत कुंड जो जहाँ से शक्ति उसको मिली थी। दिल्ली हारने का मतलब आम आदमी पार्टी का पूरा जो चमत्कार और ग्लैमर जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो खत्म होगा, और उसका कांग्रेस के लिए फायदा होगा। कांग्रेस इसीलिए तो चाहती है कि यहाँ पर नदिया कुछ भी और जम के लड़ो, केजरीवाल हारे। हाँ, दूसरा ये होगा कि इंडिया गठबंधन में पहले तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाएगी कि साहब कांग्रेस से चुनाव हार गए, कांग्रेस चुनाव हार गए, कांग्रेस ने कर दिया। वो जो रस्साकशी होगी उसके नतीजे क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और हमेशा ये होता है ना कि पास के फायदे के बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी तक राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पास के फायदे के बारे में सोचा कि मैं अखिलेश यादव के दबाव में आ जाऊं, मैं 10 की 10 उपचुनाव में से अपने आप को विड्रॉ कर लूं, मैं अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के दबाव में आ जाऊं और अरविंद केजरीवाल पे डायरेक्ट या उसके भ्रष्टाचार पे अटैक न करूं। तो अब शायद किसी ने राहुल गांधी जी को समझाया होगा, लेकिन वही कंसिस्टेंसी, कितनी कंसिस्टेंसी से वो करते हैं। अब यूपी में कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला विधानसभा चुनाव। यार बार बार ये दोनों वरिष्ठ लोग बैठ के कह रहे हैं कि राहुल को समझाएगा, उनको अपना समझ नहीं है। नहीं समझाने मतलब बार बार आप दोनों कहे जा रहे हो कि 5 आदमी ने समझाया तो ये कर दिया। लेकिन जब नेता बैठता तो अपने नेताओं से राय भी तो करता है। मतलब राय मशवरा होता है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन। मुझे बड़ी आपत्ति हो रही थी इस बात पर कि बार बार आप लोग कह रहे हो समझाया जा रहा है। अरे सब लोग ट्यूशन ही देंगे क्या उनको? ट्यूशन की बात नहीं है, राय जब एक 4 लोग बैठते हैं किसी बयान में तो आप बातचीत में एक दूसरे को कहते ही है भाई। अच्छा, ये वही राहुल गांधी थे ना जिन्होंने अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। अब ये वही राहुल गांधी है जो ये कह रहे हैं और रैली कर रहे हैं 13 तारीख को। तो कुछ तो बदला है ना, किस कारण से बदला है? मैं तो कहा ही सर आपसे कि प्री वियतनाम पोस्ट वियतनाम का मामला है, आप लोग उस पर गए ही नहीं। तो मतलब वियतनाम से किसी ने समझा दिया? अब ये मुझे नहीं पता सर। समझाने वाले वियतनाम नहीं, ये नहीं पता। समझाने की बात आप लोग कह रहे हो, मैं तो ये मानता हूँ कि राहुल जी अब हम लोग नहीं कहते कि भाई संघ ने ये कहा होगा मोदी जी को, मोदी जी ने ये कहा, तो राय मशवरा। आप 4 बात कहते हैं, मैं 4। अच्छा, आज 14 जनवरी 5 फरवरी को वोट है। 14 जनवरी की आपकी रिपोर्ट क्या है? आपको लगता है केजरीवाल आगे हैं या पिछड़ गए? अभी तक क्या लग रहा है? केजरीवाल मुश्किल में है, मुझे ये लग रहा है। आम आदमी पार्टी की पिछड़ना और उतरना तो अभी बहुत लंबा सफर है, क्योंकि इसमें कोई, जैसा दीपक जी ने कहा ना, कोई एक मुद्दा सुलगा खेल पलट जाएगा। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों से बात हो रही है, तो मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूं जिसको ये लग रहा हो कि क्या बीजेपी आगे है इस वक्त। मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा केजरीवाल पहले से मुश्किल में, ऐसा नहीं। केजरीवाल मुश्किल में, इसका मतलब बीजेपी थोड़ी कंफर्टेबल है, चाहे वो कांग्रेस की वजह से रहे या अपनी वजह से रहे। लीड में, वही तो पूछा, मतलब चुनाव में लीड में दिखती है आपको, आगे दिखती है। मतलब बीजेपी, जनता को लग रहा है कि दिल्ली में अब थोड़ा सा बीजेपी को एक मौका दे देना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया, 93 से शायद बीजेपी बाहर है। 98 में, हाँ 98 वही 93 में आई थी। आपके हिसाब से? मैं तो कहूंगा कि चुनाव अभी पूरी तरह खुला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा है इसको एज है, इसको एज है। मैंने सबसे पहले दिन से आपको ही कह रहा हूं कि अब तक के सबसे कमजोर विकेट आप बता नहीं रहे हैं, आपको अभी ऐसा लग नहीं रहा कुछ? मुझे अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव खुला हुआ है। मुझे कांग्रेस की भी कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अपने कैंपेन को किस तरह से आगे बढ़ाती है, और मुस्लिम और दलित वोट अगर कांग्रेस थोड़ा भी ले जाती है, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल है। सर फाइनल कमेंट सर। देखिए 14 जनवरी की आज जो बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, आज की
5 फरवरी तक आते आते जब पोलिंग है, क्या मुद्दे होते हैं, क्या होते हैं, वो एक अलग, मतलब आज की तारीख में मुझे अभी भी आम आदमी पार्टी आगे लग रही है, अभी भी। लेकिन वो 60 पार और 70 के निकट पहुंचने वाला माहौल नहीं है। आगे होने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम उस पर एक तरफा नहीं है। और कई जगह बीजेपी और कांग्रेस का भी असर है, जो ये कह रहे हैं मुश्किल का मतलब ये है कि वो एक तरफा नहीं है। हाँ, अभी भी आगे मैं मान रहा हूँ उसको, लेकिन दिल्ली में कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट है, अच्छा कॉन्टेस्ट है। अब आगे क्या सिचुएशन बनती है, कौन से मुद्दे आते हैं, कैंपेन में क्या होता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ, हम सब लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन चीजें जमीन पर दूसरी तरह चल गई और कुछ आ गए। हरियाणा में भी ठीक थे, महाराष्ट्र में भी ठीक ठीक बता देना, फिर आप दिल्ली का ही बता देना। बता दूंगा, अभी तो आप बुलाते रहेंगे हमें। बता तो रहे हैं। ये थी 14 जनवरी की रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए। बहुत अरुण जी, बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका।